नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी बीपीएससी जो वैकेंसीज आई हुई हैं एग्रीकल्चर की, इसके लिए इंडियन हिस्ट्री की पहली डेमो क्लास है। ये पेड क्लास है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डेमो के रूप में प्रोवाइड की जा रही है। तो इस वीडियो में जो मैडम है वो आपको पढ़ाएंगी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, भारत का जो इतिहास है उसको आपको पढ़ाएंगी 3D एनिमेशन की मदद से। और जो मैम है, मैम के पास मोर देन 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैम आपका ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों को स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए गाइड कर चुकी हैं। तो मैम आपको ये लेक्चर पढ़ाएंगी। उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो जान लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जो हमारा ये क्लास होने वाला है इंडियन हिस्ट्री का, इस हिस्ट्री की और जीएस की प्लस आपका जो 2 पेपर एग्रीकल्चर के हैं, ये चारों क्लासेस आपको हमारे इस कोर्स में मिलने वाली हैं। चारों पेपर का कंप्लीट जो सिलेबस है, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है इस कोर्स में। ओनली 2300 रुपये की कॉस्ट पे आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको चारों पेपर का लेक्चर्स मिलेगा, इसके अलावा नोट्स रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, 50 प्लस मॉक टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा। इस कोर्स की जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं, डेमो क्लास देख सकते हैं। आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी और आपका जो फरवरी के लास्ट में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उस एग्ज़ाम के पहले हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करा देंगे इस कोर्स के माध्यम से। इसके अलावा जो बच्चे आपका केवल हिंदी और जीएस का बैच चाहते हैं, उन सभी के लिए आपका एक इन्फॉर्मेशन है। हिंदी और जीएस का आरंभ बैच भी हमारे वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर अवेलेबल है। इस बैच में आपको ये तीनों फैकल्टी पढ़ाएंगी और जो ये क्लास होने वाली है डेमो क्लास, ये क्लास आपका जो ये मैडम है ये आपकी ये क्लास करने वाली हैं। तो ये जो हमारा हिंदी और जीएस का बैच है, ये बैच आपका क्या है, बाइलिंगुअल बैच है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये बैच हमारा है, इस बैच में क्या रहेगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपकी क्लासेस मिलेंगी। आपको यहाँ पे आपका 150 प्लस आवर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस नोट्स रहेगा। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा आपके एग्जाम के पहले। 2D और 3D एनिमेशन के माध्यम से आपको इंटरेक्टिव वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपकी। इसके अलावा मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, ये जो फैकल्टीज़ हैं, ये फैकल्टी ऑलरेडी स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए बच्चों को गाइड करती हैं। इनके पास 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ये आपको पढ़ाएंगी। इसमें 20 प्लस बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। ओनली 799 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की और ये कोर्स आपका एग्ज़ाम के पहले पूरा हो जाएगा। जो बच्चे केवल हिंदी और जीएस चाहते हैं वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट कोर्स बाय करते हो तो इस कंप्लीट कोर्स में आपका हिंदी जीएस वाला बैच भी इंक्लूड रहेगा, प्लस आपका मॉक टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। ये कंप्लीट बैच है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो इस बैच को ज्वाइन करिए, और अगर आप केवल हिंदी और जीएस चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार मैं आपको बता दूं कि फैकल्टीज़ के बारे में अपने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो मैडम है जो ये क्लास करेंगी आपकी, ये मैडम जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क कर चुकी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आपका सृजन आईएएस हुआ, कैरियर पावर हुआ, इसके अलावा और भी कई जो इंस्टीट्यूट हैं जो आपका आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ ये मैडम पढ़ा चुकी हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं जो आपको इस वीडियो में गाइड करने वाली हैं, आपको ये क्लास देने वाली हैं। इसके अलावा जो बच्चे केवल मॉक टेस्ट बाई करना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से 50 प्लस मॉक टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बीएओ एसएडीओ के लिए 50 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बनाया गया है ये, और आपको 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका चारों पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, बाइलिंगुअल होगा। जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी आपका वही क्वालिटी मिलेगी जो क्वालिटी मिल रही है इंग्लिश वाले बच्चों को। प्राइस पड़ेगा इसका केवल आपको 600 रुपीज़। ये मॉक टेस्ट आप हमारे ऐप से या हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद अब आपका मैडम जो है वो क्लास लेंगी आपकी। तो क्लास के लिए आप सभी लोग क्लास को देखिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, जोर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं निहिता मिश्रा
आपकी हिस्ट्री की एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास पढ़ने से पहले बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो इतिहास है वो 3 भागों में क्या है, विभाजित है। ठीक है, सबसे पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है आपका मिडिएवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे, उम्मीद है मुझे। और अगर हम लोग बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में, यानी कि एक ऐसी सभ्यता के बारे में, ठीक है, जो कि आपकी भारत की ही नहीं, विश्व की भी क्या है, सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सभ्यता में खास चीजें क्या है और ये कौन सी। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये कौन सी सभ्यता है। ठीक है, चलिए, तो भारत के इतिहास में सबसे पुरानी, ठीक है, भारत के इतिहास में सबसे पुरानी और इसके अलावा दुनिया में सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि नगरीय सभ्यताओं में से क्या है, ये एक है। तो देखिए कौन सी सभ्यता है ये। तो भाई ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी, यानी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मेच्योर फेज था वो था आपका 2600 बीसी। ठीक है, 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक ये क्या हुई थी, फ्लरिश्ड हुई थी, यानी कि ये फली फूली थी इस समय। ठीक है, अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई ये कितनी पुरानी सभ्यता है और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि आपका सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा क्यों है, इसका नाम जो है हमारा वो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसमें ऐसी क्या खास बात है। The Harappan civilization was a well-developed Bronze Age urban civilization. Use of bronze tools stronger than copper, knowledge of writing art, living in cities are considered symbols of civilization. यानी कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या है, आपकी एक सुविकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, क्या है, सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता में से एक है। कांस्य युगीन यानी कि आपका क्या आ गया, आपका आ गया ब्रॉन्ज एज। ठीक है, अब इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता था, क्योंकि भाई यहाँ पे तांबे, जो आपका तांबा है, ठीक है, तांबे से ज्यादा, तांबा यानी कि आपका कॉपर, ठीक है, उससे अधिक कांसे का यूज होता था। ठीक है, क्या यूज होता था, कांसे के औजारों का उपयोग होता था। कांसा आपका क्या हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो कांसे का अधिक यूज होना, कांसा इसी आपकी सभ्यता में बना था, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। विशेषता की हम बात करें तो लेखन कला का ज्ञान था इनको। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि आपकी कोई सभ्यता, इतनी पुरानी सभ्यता जो कि आपकी 5000 से 8000 पहले की पूर्व की सभ्यता है, उसमें लेखन कला का क्या था, ज्ञान था। ठीक है, और शहरों में रहने को नगरीय सभ्यता का क्या किया जाता था, प्रतीक माना जाता था, यानी कि सिंबल माना जाता था। नगरीय सभ्यता यानी कि आपके अर्बन सिविलाइजेशन हो गई। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके आगे हमारे क्या क्या पॉइंट कवर करते हैं। डिस्कवरी फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नामकरण देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका नाम जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे पड़ा। तो चलिए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए इस लाइन से अगर हम देखें तो हमारे सवाल उठ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन करें सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका साइट्स थी इसकी, यानी कि जो इसके स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आपकी किसके किनारे थे, सिंधु नदी के किनारे थे, यानी कि इंडस रिवर के किनारे थे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम रख दिया गया। अब हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, इसको क्यों कहा जाता है, तो भाई हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है
क्योंकि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सबसे पहला स्थल जिसका उत्खनन हुआ था वो है हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ जा रही है। ठीक है, स्थल क्या है? हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यानी कि आपका विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हुआ? तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण था वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, इसके अलावा इसका हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा जो स्थल है, ठीक है, वो पहला स्थल था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य हुआ, क्या हुआ? स्थलों की खोज हुई, ठीक है, खोजा गया और उनका उत्खनन कार्य किया गया, यानी कि उसको क्या किया गया? एक्सकेवेट किया गया। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदारो जो कि इसकी दूसरी साइट है। ठीक है, सबसे पहली साइट कौन सी है? हड़प्पा है। दूसरी साइट कौन सी है? हमारी मोहनजोदारो है। फिर आपका चान्हू दड़ो, आमरी, कोटिदीजी, अली मुराद आदि जो हैं सभी सिंधु नदी के क्या थे? तट पर स्थित थे। ठीक है, अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। तो क्या हुआ कि पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता इसी वजह से दिया था क्योंकि इसके जो स्थल हमें मिले थे वो हमें कहाँ मिले थे? तो भाई हमारे सिंधु नदी जो है उसके क्या मिले थे? तट पर हमको क्या मिले थे? इसके स्थल मिले थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया गया। ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर हो गई? तो अब हम बढ़ते हैं, हमारी जो साइट्स है उसके बारे में हम देखते हैं। पहली साइट जो है वो है हमारी हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहली साइट कौन सी है हमारी? तो भाई हड़प्पा है, जो कि 1921 ईस्वी में उसका उत्खनन हुआ था, यानी कि वो एक्सकेवेट हुई थी। ठीक है, किसने की थी? तो भाई ये है हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने क्या किया था? इसका उत्खनन का कार्य को संपन्न किया था। और किसके नेतृत्व में किया था? तो भाई ये है हमारे जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में, ठीक है, जिनके नेतृत्व में आपके राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था? आपकी हड़प्पा साइट, जो कि आपकी फर्स्ट साइट है, उसका क्या किया था? एक्सकेवेशन किया था। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया? हड़प्पा सभ्यता आपका जो हड़प्पा आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी सबसे पहली स्थल है हड़प्पा। 1921 ईस्वी में उसका उत्खनन हुआ। किसके थ्रू हुआ? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो सर जॉन मार्शल जो है उनके नेतृत्व में हुआ। ठीक, सभी को क्लियर? अब हम दूसरा डिस्कवरी फैक्ट देखेंगे। दूसरा डिस्कवरी फैक्ट हमारा क्या है? तो वो है भाई हमारा मोहनजोदारो है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 1922 ईस्वी में, ठीक है, रखाल दास बनर्जी द्वारा क्या हुआ था? मोहनजोदारो का उत्खनन हुआ था, यानी कि एक्सकेवेशन हुआ था। ठीक है, ये है आपका 1922 ईस्वी में श्री रखाल दास बनर्जी ने सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदारो की क्या की थी? खुदाई की थी। सभी को क्लियर है? इतना सभी बच्चों को क्लियर है? 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो भाई मोहनजोदारो का उत्खनन हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और वहीं आपका जो मोहनजोदारो है, जो कि आपका सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, यानी कि आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसका 1922 ईस्वी में उत्खनन हुआ था श्री रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे इसके भौगोलिक पहलू क्या थे, यानी कि इसके जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आखिर हमारे क्या है, किसके देखेंगे? तो भाई हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के देखेंगे। तो चलिए, ये आ गया हमारा मैप। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा रेड में एरिया है, ठीक है, ये जो हमारा रेड में एरिया है ये हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया, यानी कि सिंधु सभ्यता का क्या है, एरिया है। ठीक है, इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पुरास्थल हैं वो कहां से प्राप्त हुए, भारत से प्राप्त हुए। पश्चिम में सुत का गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, तो ये आपका पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये सभी को पता है ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इस एरिया में, ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इस एरिया में, ठीक है, लेके पूरब से लेकर के, ठीक है, पश्चिम के सुत का गैंडोर से लेकर के आपका मेरठ आ गया, जो कि आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका यूपी का एरिया आ गया। ठीक, यहाँ का आपका किलोमीटर्स की हम बात करें तो 1600 किलोमीटर का क्या है, इसका विस्तार है। किसका विस्तार है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, जो कि आपका पश्चिम के सुत्का गैंडोर से लेकर के यूपी में मेरठ जिले में जो आलमगीरपुर है वहां तक इसका क्या है, 1600 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक, यहीं पे अगर हम बात करें कि इसका पश्चिम से पूरब तो आप सभी लोग देख लिए। ठीक है, अब हम देखें कि इसका दक्षिण से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का क्या है, तो भाई उत्तर में मांडा हो गया आपका, जो कि कहाँ है, आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वहां से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि आपका कहाँ है, महाराष्ट्र तक लगभग कितना किलोमीटर है, तो 1400 किलोमीटर है। ठीक, अब ये है हमारा, ये जो एरिया है ये हमारा सुत का गैंडोर है, ये हमारा हो गया मेरठ। ठीक है, मेरठ हो गया, जो कि आपका कहाँ है, यूपी में है। ठीक, ये आपका है पाकिस्तान के बलूचिस्तान का है। ठीक, इसका टोटल विस्तार है 1600 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें उत्तर से, ठीक है, उत्तर से हम बात करने जा रहे हैं, उत्तर से लेकर के आपका दक्षिण के अगर हम बात करें, उत्तर में आपका आ गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कौन सा एरिया आ गया, मांडा आ गया। ठीक है, मांडा से लेकर के आपका आ गया महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का दाइमाबाद आ गया। ठीक है, क्या आ गया, दाइमाबाद आ गया, जिसका आपका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर का। ठीक है, 1400 किलोमीटर का इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, तो इस विस्तार के हिसाब से जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल है आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, और ये आकार क्या बनाता है, सिंधु घाटी का जो विस्तार है वो क्या आकार बनाता है, तो वो आपका त्रिभुजाकार विस्तार है इसका। ठीक, इतना सभी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार भारत में कहां कहां हुआ है, तो भाई भारत में इसका सबसे पहला विस्तार है पंजाब में, फिर आपका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपका आ गया जम्मू और कश्मीर का। ठीक, तो जैसे ही ये भारत में इसका इतना विस्तार है, ठीक उसी तरीके से इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। अब पाकिस्तान के विस्तार की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में विस्तार है। अब देखिए पश्चिमी पंजाब से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे भारत में हमारा पंजाब है वैसे ही हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, उनके पास भी एक पंजाब है। ठीक है, तो पाकिस्तान के आपके पश्चिमी पंजाब में विस्तार है, सिंध में विस्तार है, बलूचिस्तान में विस्तार है और आपका अफगानिस्तान में भी क्या हुआ है, विस्तार है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर।
चलिए आगे अगर हम बात करें तो सर्वाधिक पुरस्थल कहाँ पर स्थित है? सरस्वती नदी घाटी के किनारे आपके स्थित है। ठीक है, जिसमें से आपका जो एक प्रांत है वो कहाँ है? गुजरात है। ठीक है, गुजरात में भी है आपका सिंधु घाटी का स्थल। ठीक, इस सभ्यता के पास कुल 1300 किलोमीटर का लंबा समुद्र तट है। समुद्र तट यानी कि आपका क्या हो गया? बीच हो गया, जो कि कितना है? 1300 किलोमीटर का है। अब नोट करने वाली एक बात यह है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति चार्ट के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। किसके द्वारा पढ़ेंगे? चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी आपकी, तो चलिए देखते हैं चार्ट में आपका क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मिलेंगे। ठीक है, भौगोलिक स्थिति मिलेगी और वहां से क्या क्या प्राप्त हुई वस्तुएं ये हमें देखने को मिलेगा। नदी किस नदी के किनारे है, कौन सा खोज वर्ष है इसका, खोजकर्ता का क्या नाम है, ये हम लोग देखेंगे। और इसमें प्राप्त वस्तुएं जो हैं वो हमें क्या मिली हैं ये हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहला है, जैसे कि हम लोगों ने बात की, हड़प्पा था। हड़प्पा की जो खोज हुई, खुदाई हुई, वो आपकी कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई। ये कहां पर है, किस देश में है, किस प्रांत में है, किस जिले में है? तो भाई ये पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में है। ठीक है, जिसका आपका नाम जो है वो है आपका मोंटगोमरी। ठीक है, और शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट के पास में है। ठीक है, किसके किनारे है? तो भाई ये रावी नदी के किनारे है आपका। किसके द्वारा उत्खनन है? तो दयाराम साहनी एवं माघव स्वरूप वत्स जो है उनके द्वारा क्या है इसका उत्खनन हुआ था। मिली वस्तुओं की हम बात करें तो श्रमिक आवास यानी कि आपके जो लेबर होते हैं, ठीक है, तो लेबरों का घर मिला है वहां। 8 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। जो आपके चबूतरे होते हैं, जैसे घर की जो देहरी होती है, पुराने जमाने में क्या होता था कि जब गांव में घर होते थे तो गांव जो मेन गेट होता था, मेन गेट से जब आप बाहर निकलते थे तो चबूतरे बने होते थे। ठीक है, तो वैसे क्या मिले हैं इनको? 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। वृत्ताकार यानी कि आपके गोल मिले हैं। ठीक है, 16 भट्टियां मिली हैं। खंडों में अन्नागार मिले हैं। अन्नागार यानी कि आपकी क्या हो गई? ग्रेनरीज हो गई। ठीक है, क्या हो गई? ग्रेनरीज हो गई, यानी कि जहां पे अन्न का भंडार जिसको हम लोग कहते हैं वो आपका अन्नागार हो गया। ठीक है, सोने का बना हमें हार मिला है। प्रसाधन बॉक्स यानी कि आपका जो आज के टाइम में हम बात करें तो मेकअप किट जो लड़कियों का होता है वो मिला है। ठीक है, पाउडर मिला है। काजल की जो डिब्बी होती है वो मिली है। अब जैसे पहले क्या होता था कि स्टील की छोटी छोटी सी डिब्बियां होती थी, या वो एक होती थी जिसमें काजल रखते थे घुमाने वाली, तो वैसी क्या हुई? डिब्बियां मिली हैं। इसके अलावा गधा जो है, ठीक है, यानी कि हमारा जो जानवर है गधा, उसका क्या मिला है? प्रमाण मिला है। तांबे से बना पैमाना मिला है हमको। ठीक है, यहाँ के लोग इतने एडवांस थे कि उस टाइम इनको पैमाना यानी कि जो मेजरमेंट स्केल होता है वो इन लोगों ने क्या किया था? डेवलप किया था, यानी कि बनाया था आपका। और इसके अलावा यहाँ पे हमें मिला है हृदयाकार मनका। मनका यानी कि आपका क्या हो गया? बीट्स हो गई। ठीक है, मनके होते हैं ना, बीट्स होती हैं छोटी छोटी, जैसे पहले के टाइम में आती थी बीट्स वाला हार होता था, तो वैसे इनको क्या मिला है? मनका मिला है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हड़प्पा स्थल। ठीक, अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो जो है वो आपका शाब्दिक अर्थ है इसका मृतकों का टीला। ठीक है, क्या है? मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कब्रें जो थी वो हमें ज्यादा प्राप्त हुई हैं। कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के सिंध लड़काना जिले में है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। 1922 ईस्वी में इसका जो खोज वर्ष है ये है, यानी कि उत्खनन वर्ष है। रखालदास बनर्जी द्वारा इसका क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। किसके अंडर में हुआ था, यानी कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपके जो सर जॉन मार्शल हैं उनके नेतृत्व में क्या हुआ था? इसका उत्खनन कार्य संपन्न हुआ था। ठीक,
अब हम मिली वस्तुओं की अगर हम बात करें तो विशाल स्नानागार हमको दिखने को मिला है, यानी कि द ग्रेट बाथ जिसको हम कहते हैं वो हमें क्या है, देखने को मिला है। कहाँ देखने को मिला है? वो हमें हमें मोहनजोदारो में देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। ठीक, ये आपका विशाल स्नानागार जो है और आपका जो विशाल अन्नागार है, यानी कि आपका द ग्रेट ग्रेनरी जो है, ठीक है, वो आपको कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। चलिए, सभा भवन मिला है, यानी कि आपका कम्युनिटी हॉल हो गया। पुरोहित आवास मिला है। मृतकों की गली मिली है। ठीक है, एक गली मिली है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट में एक कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान हुआ करते होंगे तो वो एक गली के रूप में थे, तो इनको क्या मिला है? मृतकों की गली मिली है। इसके अलावा इनको मिला है गोमेद के मनके से बना इनको हार मिला है। ठीक है, अब गोमेद क्या होता है? तो गोमेद एक प्रकार का आपका रत्न होता है जिससे बना हुआ इनको क्या मिला है? हार प्राप्त हुआ है। ठीक, चांदी की अंगूठी देखने को मिली है हमें यहाँ पे। चांदी की डिबिया में लाल कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? चांदी की जो हमारी डिब्बी है, ठीक है, चांदी की जो हमारी डिब्बी है वो उसमें हमें क्या मिला है? लाल कपड़े का साक्ष्य मिला है। मतलब कि यहाँ के जो लोग होंगे उनको कलर की भी नॉलेज होगी, कलर डाई जो डाई करना होता है कपड़ों में उस चीज की भी इनको नॉलेज होगी, इसी वजह से इन्हें लाल और अलग अलग रंग के जो कपड़े होंगे वो इन्हें प्राप्त हुए होंगे। कांसे की बनी नृत्यकी की मूर्ति मिली है यहाँ पे। ठीक है, कांसे की बनी हुई नृत्यकी यानी कि आपका हो गया द डांसिंग गर्ल हो गई। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल जो है आपकी वो आपको देखने को मिली है यहाँ पे। वो 4 इंच की है, कांसे की है। सबसे पहली बात कांसे की है, यानी कि आपकी ब्रॉन्ज की है। हाइट की हम बात करें तो 4 इंच की है। और जो ये नृत्यकी की आपकी मूर्ति है ये त्रिभंग पोस्चर में मिली है। ठीक है, त्रिभंग पोस्चर में मिली है। इसके बारे में हम क्या करेंगे? हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये इसके स्कल्पचर्स में से क्या हो गई? एक हो गई। चलिए, नेक्स्ट हम बात करें तो पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति मिली है। तो ये जो आपकी योगी की मूर्ति है इसको कहते हैं द प्रीस्ट। ठीक है, तो ये जो द प्रीस्ट है उनकी जो मूर्ति है वो भी हम आगे जब आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। इस मूर्ति में क्या है विशेषता? तो भाई ये सैंडस्टोन में है। ठीक, पहली बात आपकी। और दूसरी बात आपकी, ये इनकी जो प्रीस्ट हैं इनकी जो आंखें हैं वो आधी क्लोज्ड हैं, जिसको एक हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक मेडिटेशन के पोस्चर में होगी। ठीक है, इन्होंने एक शॉल ली है, एक साइड है जो कि, और वो क्या है? त्रिफला पैटर्न पर है। ठीक है, त्रिफला पैटर्न आपका होता है 3 पत्तियों का पैटर्न जो कि एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है। नेक्स्ट है आपकी सीप का बना हुआ पैमाना, एक मुद्रा में 3 सर वाले देवता की चित्र। अब ये अगर हम बात करें कि एक मुद्रा में 3 सर वाले देवता, तो भाई ये एक सील है जो कि हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। उस सील में जो आपका ये एक पोस्चर है, जो मुद्रा है, उसमें क्या है कि उसको शिव जी का एक रूप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आदि शिव का क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। तो ये हमें आदि शिव का एक रूप भी प्राप्त हुआ है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पहले के लोग थे वो क्या करते थे? प्रकृति के साथ साथ कहीं ना कहीं सिंबलाइज वो शिव जी की भी आराधना करते थे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे की जो हमारे हैं, जैसे चान्हू दड़ो हो गया, आपका राखी गढ़ी हो गया, बनवाली, लोथल और ये सारी जो स्थल हैं उनके बारे में भी हम टेबल चार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, और सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे, जैसे कि आपका स्थल का नाम, देश, प्रांत और जिला, किस नदी के किनारे है ये देखेंगे, खोज वर्ष क्या है, किसके द्वारा उत्खनन किया गया है, कौन था वो उत्खनन करता, और इसके अलावा क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ये भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और स्थलों के बारे में बात करते हैं। और जो हमारे इसका जो
रिलीजियस एस्पेक्ट है, इसका जो आपका ये कह लीजिए कि धार्मिक, ठीक है, धार्मिक पहलू क्या था, ये सब भी चीज देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, आर्टिफैक्ट्स देखेंगे। ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर कर लेंगे, और ऐसे कवर करेंगे कि हमें इसको दोबारा रीड ना करना पड़े, हमारे दिमाग में बैठ जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े, रटने की जरूरत ना पड़े, हमें ऐसे ही याद हो। तो चलिए, नमस्ते आप सभी को, राधे राधे आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।